फिल्म छावा का हीरो और विलन दोनों हकीकत से इतना दूर हैं कि नामों के सिवा सब फर्जी लगता है। द हिंदू अखबार के मुताबिक फिल्म छावा ने तारीख को मिटा डाला है। फिल्म का हीरो अपने वजन से कई गुना वजनी जंजीरें खिलौनों की तरह झुलाता है। फिल्म में कहानी तो एक तरफ, ग्रेविटी के असूलों को भी उठाकर परे फेंक दिया गया। मुगल शहनशाह औरंगजेब की जंगें सिर्फ मराठों के खिलाफ थोड़ी थी, वो उन 4 टारगेट्स के खिलाफ थी जिनमें से एक टारगेट उसका अपना बेटा अकबर भी था। लिखी हुई तारीख ये है कि मराठा कैपिटल पर आखिरकार औरंगजेब ने कब्जा कर लिया। ये सच है कि औरंगजेब के दौर में गैर मुस्लिमों से जजिया लिया जाता था, लेकिन उसी तरह मुसलमानों से ज़कात भी ली जाती थी। फिल्म के आखिरी 28 मिनट ही सारे प्रोपेगेंडे की, हेट इकोनॉमी की जान है। फिल्म देखने के बाद चीखते चिल्लाते लोग जब बाहर निकले, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की चांदी हो गई। तो यही तो वो चाहते थे। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद के छोटे से कस्बे खुल्दाबाद में एक कब्र ने हलचल मचा रखी है। यह कब्र आखिरी ताकतवर मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की है। इसे 14वीं सदी 14th सेंचुरी के एक सूफी शेख जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह के अंदर बनाया गया है। कहते हैं कि इसकी तैयारी में सिर्फ ₹13.5 खर्च उठा था, क्योंकि इस पर नाम की तख्ती और इर्द गिर्द का फर्श भी उस वक्त पुख्ता नहीं किया गया था। ये बरसों बाद की बात है कि ये सब कुछ किया गया। आखिरी ताकतवर मुगल शहनशाह की यह आखिरी निशानी आज पूरे भारत में एक तकलीफ दे बहस का मौजू बन चुकी है। सख्तगीर हिंदू नेशनलिस्ट इस कब्र को ढाने का, ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में तो इसी मामले पर फसादात भी हो चुके हैं। और दूसरी जानिब भारत के सेकुलर तबके ये दुरुस्त, बिल्कुल ठीक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 3 सदियों बाद इस ₹13.5 वाली एक तारीखी कब्र को मिटाने से क्या हासिल होगा। ये सब कुछ एक सियासी मकसद के लिए अगर नहीं किया जा रहा तो फिर क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया में औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ नफरत की ये हालिया लहर अभी जो फैल रही है, इसकी बुनियाद दरअसल बॉलीवुड की एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी छावा है। इस फिल्म में बज़ाहिर तो औरंगजेब आलमगीर और मराठा हुक्मरान संभाजी, जिन्हें शंभूजी भी कहा जाता है, इनमें ताकत की सियासी जंग को प्लॉट बनाया गया है, मौजू बनाया गया है। लेकिन दर हकीकत ये फिल्म भारत में हिंदुत्व सोच के प्रचार के लिए एक फिल्म है, उसकी तबलीग के लिए है, प्रीचिंग के लिए है। वैसे ही जैसे तुर्की ने अर्तुगरुल की कहानी के प्लॉट को, उस एक तारीखी वाक़े को अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी तरह हिंदुत्व अपनी आइडियोलॉजी के लिए संभाजी यानी मराठा और मुगलों के दरमियान की एक लड़ाई को दिखा रही है और उसे हिंदू मुस्लिम जंग के तौर पर पेश किया जा रहा है। आम हिंदुओं और ख़ास तौर पर संभाजी पर होने वाले मज़ालम को इस अंदाज से पेश किया गया है कि देखने वालों को जज्बात की इंतहाओं पर ले जाया जाता है। सिनेमा घरों में लोगों के रोने, चिल्लाने और जज्बाती नारेबाजी की वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं। इस फिल्म को बीजेपी सरकार ने भी सियासी आशीर्वाद दी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो इसकी तारीफ भी की है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। अब देखें कि जहां एक तबका इस फिल्म की तारीफें कर रहा है, तो दूसरा संजीदा तबका इस पर कड़ी तनकीद भी साथ साथ कर रहा है कि इसमें तारीख को मस्क किया गया है, हिस्ट्री को वाइल्डली डिस्टॉर्ट किया गया है। मसलन इंडिया के मशहूर अखबार और कदीम अखबार, पुराने अखबार द हिंदू ने इस फिल्म पर तबसरा करते हुए लिखा है कि फिल्म छावा ने तारीख को मिटा डाला है। अखबार के मुताबिक जब सिनेमा में तारीख सिर्फ गुस्से और नफरत को उभारने का जरिया बन जाए, तो देखने वाले ये समझने में नाकाम रहते हैं कि तारीख के वाक़यात दरअसल बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें सीधा सीधा कुछ नहीं होता। फिल्म छावा में हिंदू, मुस्लिम, मुकामी और गैर मुकामी की जो लड़ाई बज़ाहिर दिखाई गई है, वो 17वीं सदी 17th सेंचुरी की रियलिटीज़ से, उस वक्त के हकायक से बहुत दूर की बात है, ये अखबार ने लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ये फिल्म क्रिएटिव लिबर्टी और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के दरमियान एक जंग है, एक लड़ाई है। यानी इसमें कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए तारीख को जिस आज़ादी से तबाह किया गया है, ये तारीखी हकायक के खिलाफ एक खुली जंग ही हो सकती है। ये सब बातें आप बेहतर तौर पर समझेंगे अगर आपको ये इल्म होगा कि फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने आखिर ये कहानी ली कहाँ से थी, इस प्लॉट पर ये कहानी कहाँ से ली थी। आप ज़रा दोनों के शॉर्ट्स देखें, इनकी गुफ्तगू। उनके ऊपर जो किताब है, जैसे हमने छावा बेस्ड है, शिवाजी सावंत जी की किताब है छावा, उसके ऊपर बेस्ड है, तो हमने छावा पढ़ना शुरू किया। एंड द बुक छावा which is the Bible for this। ये गुफ्तगू फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण औतेकर और प्रोड्यूसर दिनेश विजान की थी।
चंद जुमले थे उनकी तफसील से की हुई गुफ्तगू के अंदर से। उन्होंने अपनी फिल्म की बुनियाद वाज़ेह तौर पर बताई है कि ये किताब है जो मराठा राइटर शिवाजी सावंत ने लिखी थी। लेकिन सितम यह है कि ये किताब कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या फैक्ट्स नहीं है, ये तारीख के हकायक नहीं है, ये एक नॉवल है, यानी वर्क ऑफ फिक्शन है। हिस्टोरिकल फिक्शन लिटरेचर का एक जॉनरा है, बहरहाल ये एक है जॉनरा, और इसमें होता यह है कि तारीखी वाक़यात का पूरा फ्रेम बदले बगैर वाक़यात में हल्की फुल्की रंगामेज़ी करती जाती है। कुछ गैर अहम किरदार भी शामिल कर दिए जाते हैं ताकि कहानी को दिलचस्प बनाया जा सके, लेकिन इसमें वाक़यात को और उस दौर के पूरे मंजरनामे को नहीं बदला जाता। मगर ये भी होता है कि तारीख को प्रोपेगेंडे के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो राइटर्स इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ ये करते हैं कि उस तारीखी वाक़े से कुछ अहम किरदारों को, उनके नामों को तो ले लेते हैं, कुछ फ्रेमवर्क भी ले लेते हैं, लेकिन इस सारे फ्रेम में और उन चंद किरदारों में नए वाक़यात घड़ के शामिल कर देते हैं, मरकज़ी नए किरदार शामिल कर देते हैं, या वाक़यात की तरतीब ही इस तरह दिखाते हैं कि उनका प्रोपेगेंडा मकसद पूरा हो सके। वो उस वक्त की पेचीदगियाँ नहीं दिखाते या उस दौर के हकायक भी उनसे जो उनके मतलब के ना हों उनसे नज़र चुरा लेते हैं। फिर मज़ीद सितम ये होता है कि जब इस किस्म के प्रोपेगेंडा फिक्शन नावल पर, हिस्टोरिकल फिक्शन नावल पर प्रोपेगेंडा एंगल ही से मज़ीद ड्रामे और फिल्म्स बनती हैं, तो फिर वाक़यात को फिल्म बनाने वाले और ज़्यादा तब्दील कर देते हैं, मिर्च मसाले के साथ और ज़्यादा बदल देते हैं। स्क्रीन की ज़रूरत या अपने बायसिस के मुताबिक ऐसे नए सीन भी तैयार करते हैं, ऐसे एंगल तैयार करते हैं जो देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बिक भी जाते हैं, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू सिफर होती है। इसी को हमने अपनी कई वीडियोस में, इंटरव्यूज़ में हेट इकोनॉमी कहा है, क्योंकि बहुत से लोग इस नफ़रत से दौलत कमाते हैं। तो ये छावा मूवी भी हेट इकोनॉमी की एक मिसाल है। जदीद दौर में उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान अव्वल और उनके वालिद अर्तुगरुल पर भी बनाई गई तवील तुर्की ड्रामा सीरियल्स हिस्टोरिकल फिक्शंस ही की मिसालें हैं और प्रोपेगेंडा की मिसालें। पाकिस्तान में भी इसी जॉनरे पर बहुत काम हुआ है। नसीम हिजाजी, असलम राही और इलियास सीतापुरी के हिस्टोरिकल नॉवेल्स ने तो नौजवानों को पाकिस्तान में बहुत जज्बाती किया, हालांकि उनमें हकायक को बुरी तरह मस्क किया गया था, जज्बाती अंदाज में पेश किया गया था, और ये भी हेट इकोनॉमी ही की एक शक्ल थी। इसकी वजह यह है कि पब्लिक को हिस्टोरिकल फैक्ट्स से ज़्यादा कहानी पसंद आती है, दिलचस्प कहानी, और अक्सर फिक्शन को फैक्ट्स मान लेते हैं, और लिखने वाले अक्सर लोगों के बायसिस को सामने रखते हुए हकायक को बदलते जाते हैं। इस फिल्म छावा में भी यही हुआ है। अब ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि फिल्म के छावा के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मालूम ही नहीं था कि जिस प्रोपेगेंडा नावल से वो फैक्ट्स ले रहे हैं वहाँ फैक्ट्स तो हैं ही नहीं, वो हिस्ट्री तो है ही नहीं। हत्ता कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस किताब को हकीकत समझकर ही इसकी तारीफ़ें करते रहे थे। आप ज़रा उनकी गुफ्तगू के चंद जुमले देखिए जिनमें वो इस फिल्म की कहानी की नहीं, अब उस नॉवल निगार की, उसके मुसन्निफ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि वो हकीकत तो बयान हो ही नहीं। शिवाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। आइए अब ज़रा दोस्तों इस फिल्म की कहानी और इसके मुकाबले में तारीखी रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या कहता है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ देखते हैं। बात यूँ है कि 17वीं सदी 17th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में शिवाजी महाराज ने दक्कन में मराठा अंपायर की बुनियाद रखी थी। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के ताकतवर शहंशाह थे। दिल्ली में वो बैठते थे और उनके देखते देखते उनके सामने 1680 में 1680 CE में मराठा अंपायर मगरबी दक्कन के वसी इलाके पर कब्जा कर चुकी थी। उनका दारुल हुकूमत रायगढ़ का किला था जो कि मौजूदा पुणे शहर के करीब वाक़ था। यह किला मुगल अंपायर के मरकज दिल्ली से कम 1500 किलोमीटर दूर था, 1500 किलोमीटर दूर। इतनी दूरी की वजह से मुगल शहंशाह औरंगजेब इस महाज पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे पा रहे थे। इसके साथ साथ मराठा अंपायर के जानशीन का एक अपना मसला वहां भी चल रहा था। वो ये कि हुक्मरान शिवाजी महाराज बूढ़े हो रहे थे और वो अपने बेटे संभाजी को जानशीन बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे संभाजी उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा नहीं उतर रहे थे। उनका ज्यादातर वक्त अयाशियों में गुजरता था। इंडिया के मशहूर राइटर जादूनाथ सरकार अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं कि शिवाजी अपने बड़े बेटे संभाजी के करैक्टर को देखकर अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल से बहुत मायूस हो चुके थे। संभाजी एक बिगड़े हुए, बदमिजाज और जालिम नौजवान थे। इनमें इज्जत नफ्स, वतन से मोहब्बत या मजहबी जोश नाम को भी नहीं था। ऐसे शख्स को महाराष्ट्र का तन्हा मालिक नहीं बनाया जा सकता था।
इसीलिए शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन जल्द ही वो जान गए कि उनकी नसीहतों का उनके बेटे पर, बड़े बेटे पर कोई असर नहीं होगा। चुनाचे शिवाजी के आखिरी दिन बेटे की तरफ से इंतहाई मायूसी के आलम में गुजरने लगे। उन्होंने संभाजी को पन्हाला के किले में नजरबंद कर दिया ताकि उनकी अयाशियों को कंट्रोल किया जा सके, मगर संभाजी ने अपने तौर तरीके यहाँ भी नहीं बदले। अब अगर हम फिल्म को देखें तो एक हैरत अंगेज बात ये सामने आती है कि जो शख्स हिस्टोरिकली एक रंगीन मिजाज शहजादा था, तारीख के मुताबिक उसे फिल्म में सिर्फ रक्स करते देखकर उनके मौजूदा हामियों ने, उनके फैंस ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन रक्स के ये मनाजर फिल्म से हटाना पड़ गए। ये सीन्स डायरेक्टर लक्ष्मण औतेकर ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीम महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के लीडर राज ठाकरे से मुलाकात के बाद हटाया। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, संभाजी की ऐश परस्ती का नतीजा ये निकला कि 1680 CE में, 1680 में जब शिवाजी की मौत हुई तो संभाजी को बड़ा बेटा होने के बावजूद मराठा तख्त पर नहीं बिठाया गया। शाही दरबारियों ने उनके 10 साला सौतेले भाई राजा राम को हुक्मरान का ताज पहना दिया। ताहम संभाजी ने इसके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने फौजी कमांडर्स को साथ मिलाकर रायगढ़ पर, कैपिटल पर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। उन्होंने अपने कम उम्र सौतेले भाई राजा राम को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी कम उम्री का लिहाज करते हुए उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। लेकिन ये सारी कहानी इस फिल्म से, तारीख का ये जो रिकॉर्ड है, ये फिल्म की कहानी से गायब है। फिर फिल्म में दिखाया गया है कि संभाजी तख्त पर बैठने के फौरी बाद मुगलों के अंडर बरहानपुर किले पर हमलावर हो गए थे। इस लड़ाई में उन्होंने घोड़े को एक बहुत बड़े बैरियर पर से जंप करवाया था। तरह तरह तमाम मुगल फौजियों का मुकाबला काफी देर तक किया। एक बच्चे को बचाकर अपनी रहमदिली का सबूत भी दिया कि वो सिविलियंस पर अटैक नहीं करते। फिर उन्होंने एक शेर को मारा, हाथ से उसके जबड़े चीरे और शहर के गवर्नर खान समान को जख्मी हालत में इसलिए छोड़कर चले गए कि वो औरंगजेब से हकीकत जाकर बयान कर सके। इसके अलावा शहर को लूट कर जला दिया गया, लेकिन जब शहर को आग लगाई जा रही थी तो वहां कोई एक आम शहरी भी नजर नहीं आ रहा था। मतलब ये जाहिर किया गया कि मराठों ने किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बच्चों को बचाया। मगर दोस्तों, इस हमले के मुताल्लिक तारीखी रिकॉर्ड, रिटन हिस्ट्री कुछ और है। इंडियन राइटर जादूनाथ सरकार के मुताबिक बुरहानपुर का पूरा हमला मराठा कमांडर हम्बेर राव की कमान में किया गया था। यानी संभाजी इस मराठा फौज में शामिल ही नहीं थे जिन्होंने इस किले पर हमला किया। अब याद रखें दोस्तों, ये जादूनाथ सरकार मौर्रख जिनका रेफरेंस हम दे रहे हैं, खुद भी एक नेशनलिस्ट हिंदू हिस्टोरियन है जो दरअसल औरंगजेब के बहुत खिलाफ हैं। इन्होंने अपनी तहरीरों में जा बजा मुगल शहनशाह पर कड़ी और बेपनाह तनकीद की है। बल्कि जादूनाथ सरकार मराठों के मुजालिम का जिक्र करते हुए बड़ी एहतियात से काम लेते हैं, नर्म अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कोई जजमेंटल जुमला नहीं कहते। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा कि बुरहानपुर में मराठों ने इतना सरप्राइज हमला किया, अटैक किया कि कोई शख्स एक पैसे के बराबर भी अपनी जायदाद को इधर से उधर नहीं कर सका और ना ही अपने बीवी बच्चों को बचा सका, सेव नहीं कर सका। क्या इन लाइंस से आपको जरा भी पता चलता है कि इस हमले में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया, लूटमार की गई? नहीं ना। बस यही स्टाइल था जादूनाथ सरकार का। इसके बावजूद जो वो बात कह रहे हैं मराठा हुक्मरानों के बारे में, तो हमें मानना पड़ेगी। तो इन्हीं नेशनलिस्ट हिंदू हिस्टोरियंस के मुताबिक बुरहानपुर के हमले में बच्चों को बचाने और सिविलियंस के लिए रहमदिली दिखाने वाली कहानी सरासर गलत है। इसी तरह फिल्म के बरक्स हिस्टोरिकली मराठा लश्कर कभी बुरहानपुर शहर के अंदर किले की दीवारों से अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। मुकामी गवर्नर ने शहर के दरवाजे बर वक्त बंद कर दिए थे, जिन्हें मराठास तोड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन तोड़ नहीं सके। उन्होंने 3 दिन तक शहर से बाहर लूट मार की और जब मराठा फौज वापस चली गई तब फिर शहर के दरवाजे खोले गए। यानी संभाजी के शहर में दाखिल होने से लेकर ग्रेविटी के तमाम असूलों को मुस्तरद करते हुए जो उन्होंने जंप लगाया और वो सारी कहानी, और फिर जंग के तमाम फिल्मी मनाजर और वहाँ से वापसी की उनकी पूरी कहानी, ये तमाम गलत प्रोपेगेंडा और झूठ था। फिल्म में ये तासुर भी दिया गया है कि मुगल कमांडर जो कि मुसलमान थे वो हिंदुओं को लूट रहे थे। फिल्म में एक किरदार बुरहानपुर के गवर्नर से कहता है कि गैर मुस्लिमों से वसूल किया गया जजिया तेज रफ्तारी से शाही तिजोरियों को भर रहा है। मराठा लीडर शिवाजी के इंतकाल के बाद लोग अपनी दौलत अपनी जान के सदके में हमें देने लगे हैं, फिर कह कहे बुलंद होते थे। लेकिन हकीकत इस फिल्मी कहानी से काफ़ी अलग है। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया टैक्स लगाया था। ये टैक्स उन्होंने अपनी हुकूमत के 21वें साल
1679 में नाफिज किया था। ज़ाहिर है इसका मतलब ये था कि मुगल सल्तनत अब एक सेकुलर स्टाइल एम्पायर नहीं रही, बल्कि मजहबी टच वाली हुकूमत में बदल गई है। और ये औरंगजेब का वाकई कसूर था। उन्हीं के दौर में मजहब के नाम पर कुछ ग्रुप से अलग से भी टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन जजिए के नाम पर जिस तरह लूट मार की कहानी फिल्म में दिखाई गई है वो बिल्कुल गलत और बेइंतहा मुबालगा लिए हुए है, बहुत एग्जैजरेशन है उसमें। जजिया एक सरकारी टैक्स था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों पर ज़कात के नाम पर एक टैक्स नाफिज था। औरंगजेब ने मजहबी कवानीन की जो किताब फतावा आलमगीरी लिखवाई थी उसके मुताबिक जजिया सिर्फ बालिग मर्दों से, अडल्ट मैन पर लगाया जाता था जो गैर मुस्लिम थे, यानी औरतों और बच्चों पर नहीं। जजिए की रकम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अमीर गैर मुस्लिमों से हर माह 4 दिरहम लिए जाते थे, जबकि कम खुशहाल या मॉडर्न टर्म्स में अगर हम कहें तो मिडिल क्लास गैर मुस्लिम को 2 दिरहम हर माह और गरीब गैर मुस्लिम को मंथली सिर्फ 1 दिरहम जजिया देना होता था। मुगल सल्तनत के राजपूत और मराठा सरकारी अफसरों और ब्राह्मण मजहबी लीडर्स से ये जजिया नहीं लिया जाता था। फिर कई मौक़ों पर शहनशाह ने जजिए में छूट भी दी थी। मिसाल के तौर पर एक बार कहत की वजह से हैदराबाद में जजिया बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। फिर 1704 में 1704 में उन्होंने पूरे दक्कन के लिए जजिया टैक्स सिरे से ही ख़त्म कर दिया। किसी भी रियासत में, मुल्क में, सल्तनत में, शहनशाहत में मजहब के नाम पर अलग टैक्स लगाने पर एतराज़ उठाना बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन जिस तरह इसे एक दुश्मनी और नफरत की अलामत के तौर पर फिल्म छावा में दिखाया गया है, ये 100% गलत बात है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके मुताबिक नहीं है, बल्कि इसके उलट जो हकायक अभी हमने आपके सामने रखे वो फिल्म की कहानी से बिल्कुल गायब कर दिए गए हैं, क्योंकि इनसे राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लिए हेट इकोनॉमी जनरेट नहीं होती। फिल्म की एक और कहानी को लेते हैं जिसमें संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को दोबारा तख्त नशीन करवाने के लिए साजिश करती है, लेकिन इसका राज फाश हो जाता है और इसमें मुलविस दरबारियों को हाथियों के पैरों तरह कुचल दिया जाता है। अब इतनी बात तो दुरुस्त थी, लेकिन इतनी हकीकत बताने के बाद आगे की कहानी फिर बदल दी गई फिल्म में। वो इस तरह के फिल्मी संभाजी ने सोयराबाई के पांव छुए। उन्होंने ये भी कहा कि हम दुआ करेंगे कि आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। इसके बाद दिखाया गया कि सोयराबाई गालबन अपनी गिल्ट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से खुद ही मर जाती है, लेकिन हकीकत इससे उलट है, मुख्तलिफ है। वो ये कि संभाजी ने सोयराबाई को माफ़ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ को कैद में डाल दिया। उन्होंने सोयराबाई पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि तुमने अपने शौहर यानी शिवाजी को भी जहर देकर मारा था। जादूनाथ सरकार के मुताबिक सोयराबाई को या तो जहर दिया गया था ज़ाहिर संभाजी की तरफ से, या फिर उन्हें भूखा रखकर भूखा प्यासा तकलीफ दे मौत मारा गया था। मगर फिल्म में इन वाक़यात को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया और बताया ही नहीं गया कि उसकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, फिल्म में एक और बहुत ही अहम फैक्टर बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। वो ये कि फिल्म के प्री टेक्स्ट में, पस मंज़र में तासुर यूं दिया गया है कि औरंगजेब और मराठों की लड़ाई दरअसल एक ताकत की सियासी लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 मज़ाहब की एक जंग थी, हिंदू मुस्लिम क्लैश था। ये तासुर बहुत चालाकी से यूं कायम किया गया है कि मुगल दरबार में सिर्फ मुसलमान ही दिखाए गए हैं और पूरा मुगल लश्कर भी सिर्फ मुसलमानों पर ही मुश्तमिल दिखाया गया है। दूसरी तरफ मराठा सिपाही सब के सब हिंदू दिखाए गए हैं, जबकि हकीकत इसके 180 के एंगल पर बिल्कुल उलट थी। मुगल शहनशाह औरंगजेब की फौज में और उनके दरबार में हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। उनके एक मशहूर राजपूत कमांडर राजा जय संग हिंदू थे और इन्होंने संभाजी के वालिद शिवाजी को एक मर्तबा सरेंडर पर मजबूर किया था। 1707 तक 1707 तक मुगल सल्तनत में तकरीबन 50% आधे आला ओहदों पर हिंदू तैनात थे। इसी तरह मराठा सल्तनत भी कोई मजहबी हिंदू रियासत नहीं थी। मराठा अंपायर में शिवाजी के दौर से ही मुसलमान अहम ओहदों पर मौजूद थे। कहा जाता है कि उनके 13 कमांडर्स मुसलमान थे और उनका एक जाती बॉडीगार्ड मुस्लिम इब्राहिम खान था, जिसने एक मरतबा शिवाजी की जान भी बचाई थी। लेकिन फिल्म में किसी जगह भी इस खुली हकीकत को वाज़े नहीं किया गया, इसको वाज़े होने ही नहीं दिया गया। ये तासुर देने की कोशिश नहीं की गई कि ये दरअसल 2 हुक्मरानों की ताकत की लड़ाई थी, 2 मज़ाहब की लड़ाई ये हरगिज़ नहीं थी। हिंदू मुस्लिम हवाले से एक और बात का जिक्र करना भी बहुत अहम है। वो ये कि मुगल शहनशाह की कैंपेन सिर्फ मराठों के खिलाफ नहीं थी। दरअसल दक्कन में औरंगजेब के 4 टारगेट्स थे। पहला हदफ उनके अपने बेटे अकबर थे, जो बगावत करके मराठा की पनाह में आ गए थे। दूसरा टारगेट उन्हें पनाह देने वाले मराठे थे। तीसरा हदफ उनका बीजापुर की रियासत थी और चौथा गोलकंडा की सल्तनत थी।
یہ دونوں ریاستیں، یہ دونوں حکومتیں یعنی بیجاپور اور گولکنڈہ مسلمان ریاستیں تھیں، لیکن مغلوں کے خلاف مراٹھوں کا ساتھ بھی دیا کرتی تھی۔ گولکنڈہ میں ہیرے کی کانیں بھی تھیں جن پر مغلوں کی مدتوں سے نظر تھی۔ 1681 CE کے آخر تک اورنگزیب دکن پہنچ گئے تھے اور تمام دشمنوں کے خلاف ایک ساتھ محاذ انہوں نے کھول لیا تھا۔ لیکن ہیٹ اکانومی کے نظریے ضرورت پر بنی یہ فلم چھاوا میں پوری کیمپین کو، اورنگزیب کی پوری کیمپین کو صرف مراٹھوں کے خلاف دکھایا گیا ہے، اسی پر فوکس کیا گیا۔ حالانکہ یہ صرف اس پر فوکس نہیں تھی، کیونکہ اس طرح دکھانے سے ہی ان کا یہ پرپس سرو ہوتا تھا، سو انہوں نے دکھایا۔ حقیقت یہ تھی کہ 1685 میں 1685 میں مغل فوج نے مسلم ریاست بیجاپور کا محاصرہ کیا تھا۔ اس محاصرے کے دوران بیجاپور کے علماء کا ایک وفد اورنگزیب سے ملنے آیا۔ اس ڈیلیگیشن نے شہنشاہ سے درخواست کی کہ اپنے مسلم بھائیوں سے لڑنا ناانصافی ہے، اب یہ لڑائی بند کریں، یہ محاصرہ ختم کر کے چلے جائیں۔ لیکن اورنگزیب نے مسلم علماء کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بیجاپور پر قبضہ کیا۔ اسی طرح 1687 میں گولکنڈہ کو بھی انہوں نے فتح کیا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں اورنگزیب عالمگیر ایک پاور سٹرگل میں، حکومت کی جنگ میں مسلم ریاستوں تک پر چڑھ دوڑے تھے، اسی طرح مراٹھا سمبھاجی بھی مختلف موقعوں پر ہندوؤں سے لڑتے رہے تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والے مراٹھوں پر حملے کیے۔ وہ میسور کی ہندو ریاست، جو اس وقت ہندو ریاست تھی، اس سے بھی لڑتے رہے۔ لیکن ان تمام پوائنٹس کو اگنور کر کے فلم کی پوری کہانی بڑی چالاکی سے اس طرح رکھی گئی کہ جیسے ایک حکمران اورنگزیب عالمگیر ایک مذہبی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں سمبھاجی اپنی پوری قوم کی، مقامی لوگوں کی لڑائی لڑ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ دونوں طاقت کی لڑائی لڑ رہے تھے اور دونوں ضرورت پڑنے پر مذہب کو استعمال کر رہے تھے۔ دونوں میں دراصل یہ طاقت کی لڑائی تھی، نہ کہ مذہب کی یا نیٹو لوگوں کی اور باہر کے لوگوں کی۔ فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ سمبھاجی مغلوں کے خلاف ہر جگہ مراٹھوں کو خود لیڈ کیا کرتے تھے، وہ لشکر کی قیادت کرتے تھے، آگے ہوتے تھے۔ لیکن ہسٹوریکل ریکارڈ سے ظاہر ہے کہ سمبھاجی کا مغلوں سے بہت ہی کم مقابلہ ہوا، بلکہ وہ کئی بار مغلوں کے سامنے آنے کے بجائے کترا جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک بار جب وہ پرتگالی کنٹرول والے گوا پر حملے کے لیے گئے تو اس دوران مغل فوج بھی وہاں پہنچ گئی۔ سمبھاجی ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے رائے گڑھ کی طرف لوٹ آئے، بلکہ اس شکست کے بعد، گوا سے اس طرح واپس آنے کے بعد، ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی بھی آئی جو فلم سے بالکل غائب ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے قلعے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتوں، شراب اور موسیقی میں اس حد تک کھو گئے کہ انہیں مغل شہنشاہ، پرتگالیوں اور حتیٰ کہ اپنی سلطنت مراٹھا امپائر کی بھی کوئی فکر نہ رہی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر مغلوں نے کئی مراٹھا قلعوں پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ مراٹھا کیپٹل رائے گڑھ کے قریب بھی حملے شروع ہو گئے۔ مغل فورسز نے مختلف موقعوں پر سمبھاجی کی کئی بیویوں، ایک بہن اور بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن سمبھاجی انہیں چھڑانے کے لیے بھی نہیں گئے۔ ان کے غیر سنجیدہ رویے کے خلاف ان کے کئی سرداروں نے ان سے بغاوت بھی کر دی تھی۔ یہ واقعات بھی فلم سے غائب ہیں اور فلم میں یوں دکھایا گیا ہے کہ پوری مراٹھا امپائر ایک جان تھی، کچھ لوگ تھے جو چھپ کر سازشیں کر رہے تھے اور بس اندرونی بغاوت، کھلی بغاوت کہیں نہیں تھی، جبکہ وہ تھی۔ اب دوستو فلم کے کلائمیکس کی طرف آتے ہیں۔ چھاوا میں دکھایا گیا ہے کہ سمبھاجی اورنگزیب پر ایک فیصلہ کن اٹیک کے لیے سنگمیشور قلعے میں آتے ہیں، لیکن مراٹھا لیڈرز کانوجی اور گنوجی نے مغلوں کو ان کے ٹھکانے کے متعلق اطلاع دے دی، مخبری کر دی۔ مغل فوج نے قلعے پر حملہ کیا۔ سمبھاجی نے انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا، ہزاروں حملہ آور مغل فوجیوں کو ہوا میں اڑا دیا، اپنے وزن سے کئی گنا وزنی زنجیروں کو توڑ دیا اور آخر میں بمشکل سینکڑوں من وزنی زنجیروں میں انہیں قابو کیا جا سکا۔ بائی دا وے آپ کو بتائیں کہ گنو جی اور کانو جی، جن پر فلم میں سمبھاجی سے غداری کا الزام لگایا گیا ہے، ان کی اولاد میں سے جو لوگ آج موجود ہیں انہوں نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو بدنام کرنے اور ان کی غلط تاریخ بتانے پر 100 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ بھی عائد کرنے کی دھمکی دی۔ تاہم فلم ڈائریکٹر لکشمن اوتیکر نے ان لوگوں سے رابطہ کر کے کسی طرح معاملہ رفع دفع کروا دیا ہے، مطلب کورٹ میں جا کر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت نہیں کیا، باہر معاملہ رفع دفع کیا ہے۔ بہرحال سمبھاجی کی گرفتاری کے متعلق فلم کی کہانی کے بالکل الٹ تاریخ کی کتابیں کچھ اور کہانی سناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رائے گڑھ سے اورنگزیب پر حملے کے لیے سمبھاجی کبھی نکلے ہی نہیں تھے۔ دراصل وہ اپنے وزیر کوی کو مراٹھا باغیوں سے بچانے کے لیے کھلنا کے قلعے میں گئے تھے، وہی کوی جو فلم کے آخر میں نظمیں سناتے ہیں۔ انہوں نے وزیر کوی کو ریسکیو کیا اور واپسی پر اپنی زیادہ تر فوج اور فیملی کو رائے گڑھ بھیج دیا۔ خود وہ کوی کے ساتھ سنگمیشور میں ٹھہر گئے۔
जादूनाथ सरकार के मुताबिक वो यहाँ ऐशो इशरत में मसरूफ थे। इसी दौरान एक मुगल कमांडर मुकर्रब खान को जासूसों ने उनकी लोकेशन बता दी, मुखबरी कर दी। मुकर्रब खान अपनी फोर्सेस के साथ तेज रफ्तारी से संगमेश्वर में पहुंचे और सिर्फ 300 सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो गए। उन्होंने वहां मौजूद छोटी सी मराठा फोर्स को मार भगाया। संभाजी और कवि जान बचाने के लिए गढ़े में छुप गए, लेकिन जादूनाथ के मुताबिक मुगल फौजियों ने इन्हें जल्द ही ढूंढ लिया और इनके लंबे बालों से पकड़कर इन्हें बाहर घसीट लिया। फिर इन्हें जंजीरों में जकड़कर वो साथ ले गए। संभाजी और कवि को मस्खरों वाले कपड़े पहनाए गए, सरों पर लंबी टोपियां रखकर इनके साथ घंटियां बांध दी गई। फिर इन्हें ऊंटों पर बिठाकर मुगल कैंप में ले जाया गया। यहाँ तक तारीख में इंडियन और मुगल हिस्टोरियंस यानी दरबारी हिस्टोरियंस मुत्तफिक हैं कि ऐसे हुआ, लेकिन इसके बाद की कहानी में इंडियन हिस्टोरियंस और मुगल के दरबारी हिस्टोरियंस में इख्तलाफ है। मुगल हिस्टोरियंस के मुताबिक संभाजी की आंखें निकाली गईं, जबकि कवि की जुबान काट दी गई। फिर इन दोनों को मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की सजा के तौर पर मौत दे दी गई। जबकि इंडियन हिस्टोरियंस के मुताबिक संभाजी ने कैद की हालत में भी मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। मुगल शहनशाह ने इन्हें अपना मालो दौलत और किले सरेंडर करने के बदले में जान बख्शी की पेशकश की, लेकिन संभाजी को मस्खरों वाला लिबास पहनाकर इनकी जो तौहीन की गई थी वो इस पर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जान बख्शी की ऑफर मुस्तरद कर दी, उल्टा औरंगजेब के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे जब वो खुद गिरफ्तार थे, बंधे हुए थे। इनकी बातों को शहनशाह ने गुस्ताखी समझा। फिर संभाजी और कवि को तकरीबन 15 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। मतलब फिल्म का आखिरी हिस्सा 28 मिनट जिसमें संभाजी और कवि पर मुसलसल बेपनाह तशद्दुद दिखाया गया, उसमें तशद्दुद की नौइयत पर तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं कि उन पर कई दिन तक मुसलसल तशद्दुद किया गया। तारीखी एतबार से ये दुरुस्त बात है, क्योंकि इस पर मुगल और इंडियन हिस्टोरियंस दोनों मुत्तफिक हैं। मगर फिल्म का एंगल इन दोनों से हिस्टोरियन से अलग है। इसमें ज़ाती नफरत और मजहबी तफरीक को ज़्यादा नुमायां किया गया है तशद्दुद के साथ साथ, जबकि तारीखी कहानी में ये दोनों हुक्मरानों की आपसी लड़ाई थी, जिसमें एक हुक्मरान दूसरे को बागी समझकर एक बगावत की सजा दिया करता है। आप जहन में रखें दोस्तों कि गिरफ्तार लोगों पर तशद्दुद कभी भी बावकार बात नहीं समझी गई और नहीं समझी जा सकती। मगर जिस 17वीं सदी की ये कहानी है, तब अंपायर्स में अपने दुश्मनों को इबरतनाक सजाएं देना आम बात थी। हुक्मरान बगावतों को कुचलने के लिए ऐसी मिसालें कायम किया करते थे। इसके लिए किसी खास मजहब या कौम को ही इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं कि वो ऐसा करते थे या करती थी। सभी ताकतवर और जालिम हुक्मरान ऐसा करते थे। हमने आपको इसी वीडियो के शुरू में तारीखी रेफरेंस के साथ बताया है कि संभाजी ने भी अपने खिलाफ साजिश करने वालों को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया। इसी तरह अपनी सौतेली माँ सोयराबाई को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया था। औरंगजेब आलमगीर भी अपने दुश्मनों के साथ ऐसा ही सलूक कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तो अपने बाप शाहजहां और अपने भाइयों के साथ भी बदतरीन बर्ताव किया। बाप को मरने तक कैद में रखा और 2 भाइयों को तो कत्ल कर दिया, जो कि ज़ाहिर है सभी उनके हम मजहब थे। तो ये ताकत की लड़ाई थी। क्यूरियस फेलोज छावा में ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि मराठा हुक्मरान संभाजी की हिम्मत बहादुरी देखकर औरंगजेब आलमगीर मायूस हो गए थे। वो अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल से मायूस हो गए थे, तख्त से नीचे बैठ गए थे, बल्कि बेहोश होकर गिर गए थे। ये फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन लिखी हुई तारीख ये कहती है, तारीखी रिकॉर्ड ये कहता है कि संभाजी के पकड़े जाने के बाद मुगलों की ताकत बढ़ गई थी। उन्होंने चंद माह बाद अक्टूबर में 1689 में मराठा कैपिटल रायगढ़ फतह कर लिया था। वहाँ से संभाजी के 7 साला बेटे शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें मुगलों ने दक्कन के शाही दरबार का हिस्सा बनाया और हर तरह की तालीम दी यहाँ पर। बरसों बाद शाहू जी को जब रिहा किया गया तो वो वापस आकर मराठा अंपायर के फिर हुक्मरान भी बने। एक मौके पर शाहू जी ने मुगलों की फेवर हासिल करने के लिए, इनका कुर्ब हासिल करने के लिए अपने बाप के कातिल औरंगजेब की कब्र पर पैदल हाजिरी भी दी थी। आप जरा आज के दौर में ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस कब्र को संभाजी के बेटे ने, शाहू जी ने, अपनी ज़िंदगी में गिराने की कोशिश नहीं की, आज उसे मजहबी इंतहापसंद ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि आज वो सिवाय एक 300 साल पुराने रिकॉर्ड के और कुछ भी नहीं। दोस्तों, छावा फिल्म में जिस बुरी तरह तारीखी रिकॉर्ड को मस्क किया गया है, इसके लिए ज़रूरी था कि हम इसके मुकाबले में एक बार आपके सामने रिटन हिस्ट्री, लिखी हुई तारीख के कुछ रेफरेंसेस भी ज़रूर रखें। दरअसल हिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, एक पेचीदा मौजू है। इसमें कोई चीज़ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती।
تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تمام کامیاب حکمران جذبات یا آئیڈیالوجی یا کسی بھی مذہب کے بجائے اپنے سیاسی فائدے کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں۔ ان کی پہلی ترجیح پاور، اپنی طاقت برقرار رکھنا، اسے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے مذہب کو استعمال کرنا پڑے، قومیت کو استعمال کرنا پڑے، وہ ان سب کو استعمال کرتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر بھی ایک کامیاب اور طاقتور شہنشاہ تھے، حکمران تھے۔ وہ ضرورت پڑنے پر مذہب کا سہارا بھی لیتے تھے، مسجد مندر بناتے بھی تھے اور گراتے بھی تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی باغیوں کے خلاف جنگیں بھی کرتے تھے، خواہ وہ مسلم بغاوت ہو یا غیر مسلم بغاوت۔ ویسے چھاوا فلم نے تاریخی طور پر ہی نہیں، کہانی کے بنیادی ایلیمنٹ کو بھی بری طرح تباہ کیا ہے۔ مثلاً کہانی کو، فلم کو، ناول کو جاندار بنانے کے لیے ہمیشہ ولن کا کردار کافی طاقتور بنایا جاتا ہے، جبکہ چھاوا کی کہانی میں کرداروں کو اس طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ پروپیگنڈا مووی تھی، اور پروپیگنڈا موویز میں ولن کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، اس کی پوری کمیونٹی کے ساتھ اس میں کوئی کریکٹر نہیں رکھا جاتا، کیونکہ اس میں اس ولن کو طاقتور اور کہانی کو دلچسپ بنانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس ولن کو غیر انسانی دکھانا، اس کی کمیونٹی کو غیر انسانی دکھانا مقصد ہوتا ہے، اور یہی مقصد اس فلم میں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سمبھاجی یعنی فلم کے ہیرو کو ایسا انسان دکھایا گیا جو جانوروں کی طرح دھاڑ کر لوگوں کو ڈرا دیتا ہے، اس کی دھاڑ سے لوگ ڈر کے گر جاتے ہیں، اور پھر ٹنوں وزنی ہتھیاروں سے، اپنے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہتھیاروں کو اٹھا کر وہ لوگوں کے چھکے چھڑا رہا ہے، بلکہ چھکے لگا رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شہنشاہ کو، اورنگزیب کو ایسا ولن دکھایا گیا ہے جو شہنشاہ تو ہے لیکن اس میں خوبی کوئی نہیں، اس کا کریکٹر ہی کوئی نہیں، اس میں سیلف کانفیڈنس بھی نہیں ہے، اور اس میں حکمرانوں جیسی اتھارٹی بھی نہیں ہے، اور یہ کہیں سے بہادر بھی نہیں لگتا۔ فلم کے مطابق وہ کسی بھی خوبی کے بغیر نصف صدی تک 49 ایئرز تک ہندوستان جیسی بڑی امپائر پر خواہ مخواہ حکومت کرتا رہا۔ دکھایا گیا ہے کہ ولن جیت تو رہا ہے، لیکن اس میں انسانیت کی ہلکی سی رمق بھی نہیں ہے۔ وہ جیت تو رہا ہے، لیکن اس کے سارے تاثرات ایک شکست خوردہ، ایک ہارے ہوئے انسان کے ہیں۔ فلم کی تاریخی اور تکنیکی خرابیوں کو ایک ساتھ رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو چھاوا ہیٹ اکانومی کلاس کی ایک نمبر 1 پروپیگنڈا پروڈکشن ہے۔ ایک ایسی فلم جو صرف میڈیوکر مائنڈ سیٹس کو، انتہا پسند مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے۔ اسی لیے فلم کا پورا فوکس آخری تشدد والے سین پر رکھا گیا ہے۔ پورے 28 منٹ اس تشدد کے سین کے لیے فلم کو ڈیولپ کیا گیا ہے، تاکہ ویورز کے، دیکھنے والوں کے ذہنوں پر ایک چھاپ بیٹھ جائے کہ کس طرح ایک مذہب کے حکمران نے دوسرے مذہب کے حکمران پر ظلم کیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہی رزلٹ ڈائریکٹر پروڈیوسر نے حاصل کیا، بہت بڑا منافع بھی اس ہیٹ اکانومی سے حاصل کیا۔ کئی لوگ سینما گھروں سے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکلے، جبکہ انڈین پریس اور انٹلیکچوئلز، لبرل طبقے، پاکستان میں بھی پروگریسو طبقے جو کہ اورنگزیب کے طرز حکومت کے کبھی بھی حامی نہیں رہے، وہ ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں اور دارالشکوہ کی حمایت کرتے رہے ہیں، وہ بھی اس فلم پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں طاقتور گروپس، طاقتور لوگ، پولیٹیشنز، حکمران پروپیگنڈا موویز اور سیریز بناتے ہیں جن میں تاریخ کو ہر دفعہ اپنے اینگل سے ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر بھی ترکی نے ایک بہت طویل، غیر ضروری حد تک تفصیل سے ایک سیریز بنائی، ٹی وی سیریز بنائی، جس میں حقائق کو بری طرح مسخ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ نئے حقائق اور کریکٹرز گھڑے گئے۔ لیکن ہم نے آٹومن امپائر کی ریٹن ہسٹری پر، معلوم لکھی ہوئی تاریخ پر، ترک ہسٹورینز ہی کی کتابوں سے واقعات لے کر ایک تاریخی سیریز بنائی ہے، جو کہ ترکی سرکاری سیریز کے بالکل برعکس ہے، فیکٹس پر مبنی ہے۔ اسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے چین کی ذلت کی صدی کیا تھی، اور یہ رہی ان 100 کتابوں پر ہماری سمری ڈاکومنٹریز، جنہیں آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔